90% 95% प्रेस तो मनुवादी मानसिकता ने लालच दे के खरीद ली है। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। मेरे साथ है मशहूर वकील सुप्रीम कोर्ट के महमूद पराचा साहब, सोशल वर्कर भी हैं। अभी हाल में ही कई कारनामे इनके आपने देखो होंगे। अभी रिसेंटली ही जो दिल्ली दंगों में खामोखा गिरफ्तार किए गए थी पिंजर पुल की लोग बाग, उनको छोड़ा और डांट पड़ी है पुलिस को कि आप किसको लाए, उनके खिलाफ क्या सबूत है, क्या है। ये सब चीज़ इन्होंने ही उजागर की थी कि इनकी कोई सबूत नहीं है, वीडियो फुटेज भी नहीं है, इनके ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं है, इनको जेलों में बंद रखा है। ऐसी बड़ी कोशिश कर दी, इसके लिए भी आपको मुबारकबाद देते हैं हिंद वॉइस की तरफ से, और दुआ करते कि इंशाअल्लाह आप इसी में आगे काम करें। लेकिन महमूद भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ इसी के साथ जुड़ा हुआ। अभी जो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई 2019 की, उसमें जो चीज़ सबसे बड़ी आई है, जो देखने वाली है, कि सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारियाँ दलितों की हैं और मुसलमानों की हैं और आदिवासियों की हैं। अपनी तनासब जो जनसंख्या उससे के तनासब से देखी जाए तो गिरफ्तारियाँ, चलिए जो सज़ा याफ्ता है तो वो मानते हैं कि सज़ा मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वो वैसे वाले जो कहलाते हैं ना, उनको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जो विचाराधीन कैदी वो मुसलमान हैं। तो ये इतने ढेर सारे, जिसके ऊपर आप भी सवाल उठाते रहे हैं कि भाई अगर उनके ऊपर केस है तो केस चलाइए, छुट्टी कीजिए, सारी चीज़। तो मुसलमान क्यों? और उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के हैं, बाकी जो और स्टेट हैं उनके हैं, बिहार के, मैंने मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो इसके पीछे क्या राज है कि विचाराधीन बना के 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल तक जेल में सड़ाते रहते हैं। जितने कई तो केसेस ऐसे देखे मैंने कि जिनकी उस केस की सज़ा भी ख़त्म हो गई है, वो जेल में बंद है, क्यों? उनको कोई लेने नहीं आया। तो इसके पीछे क्या मंशा समझते हैं सर? देखिए, इसके पीछे मंशा बहुत साफ है। और जब हमारे देश से अंग्रेज़ों को बाहर निकाला गया और हमारे देश में संविधान का राज आया, डेमोक्रेसी आई, बाबा साहब का संविधान आ गया, तब से मनुवादी व्यवस्था पे, जो मनुवादी मानसिकता व्यवस्था है हमारे देश में हज़ारों साल से, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चोट बाबा साहब के संविधान ने लगाई और उसको न्यायपूर्ण व्यवस्था में बदलने के लिए हमारा संविधान आया। मगर देखने के लिए क्या मिला कि मनुवादी व्यवस्था जो है, मानसिकता, वो इतनी ताकतवर थी या है आज भी, कि उसने संविधान को, जो बाबा साहब ने कई बार अपना डर दिखाया था कि संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाए, वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया लेटर एंड स्पिरिट में आज तक भी। इसीलिए नाइंसाफ़ियाँ हैं, इसीलिए जो डिस्पैरिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, वो इसी वजह से हैं। तो अब कोई भी एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम, यानी कि कोई भी भेदभाव भरा सिस्टम जो होगा, वो ज़ोर ज़बरदस्ती से ही चल सकता है। और आज के दौर में क्योंकि पुलिस का इस्तेमाल, किसी भी कोई भी दमनकारी व्यवस्था है तो उसको चलाने के लिए पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहता है, प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहता है, ख़ास तौर पे पुलिस का रोल रहता है बहुत बड़ा। और इसीलिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, पुलिस स्टेट। तो भारत को धीरे धीरे पुलिस स्टेट बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। और इसमें मैं सबसे बड़ी जो गलती समझता हूँ वो हमारे जुडिशल सिस्टम की, यानी कि हमारे जजेस की है। बहुत सारे जो या तो किसी साजिश के तहत या फिर अपनी नासमझी के तहत, या इस वजह से कि बहुत सारे जजेस को ऐसा भी लगता है कि पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है तो वो अपना काम जो है ठीक तरह से नहीं कर पाती है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जाए, ताकि वो वर्क प्रेशर की वजह से जो प्रोसीजर्स हैं, जो कार्रवाई करने का तरीका किताबों में लिखा है, उसको वो फॉलो नहीं करते। और पुलिस की गलतियां ढांपने के लिए, छुपाने के लिए बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं। पुलिस का जो कारनामे हैं, जो पुलिस की कार्रवाई है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारी जजमेंट आई हैं। लेकिन ये सब चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव हैं, इसका उल्टा ही असर होता है।
क्योंकि पुलिस भी जो है अब इस बात को समझती है कि कोर्ट्स की हमारे प्रति सहानुभूति है, तो अब पुलिस को कुछ तो राजनीतिक तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और कुछ बहुत बड़ी संख्या में वो अपने भी ज़ाती फायदों की वजह से उन गलत जजमेंट्स का, जो जजमेंट्स आई हैं एक के बाद एक, जिससे पुलिस को बेइंतहा ताकत मिल गई है ताकि वो अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कर सकें, उसका गलत इस्तेमाल करने की भी छूट पुलिस को मिल गई है। लेकिन राजनीतिक तौर पे मनुवादी व्यवस्था के तरीके से सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम्स, एससीज और एसटीज के ऊपर जुल्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं पूछना वही चाहता हूँ, वो इसलिए हो रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर तो इसलिए होते हैं, सबसे पहली बात कि एक मनुवादी व्यवस्था को इस्लाम धर्म से भी प्रॉब्लम है और मुसलमानों से भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भारत का संविधान कहता है वही इस्लाम भी एक बात कहता है कि सब बराबर हैं आपस में। इससे मनुवादी मानसिकता को सबसे बड़ी परेशानी है। तो इसलिए एक तो मनुवादी व्यवस्था को इस्लाम धर्म से, मुसलमानों से ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इंसान को इंसान के बराबर समझता है धर्म और ये कम्युनिटी। एक वो, दूसरा वो बहुत सारी चीज़ें अपना रास्ता खोलने के लिए मुसलमानों पे टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर वही तरीके, दमनकारी तरीके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और उसके बाद ओबीसीज पे भी और दूसरी माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी वही तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज कम होती है और ज़्यादा होती है। तो शेड्यूल कास्ट के ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, क्योंकि एक तो वो बाबा साहब के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, अब कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो इसलिए जो नफरत मनुवादी व्यवस्था या मनुवादी मानसिकता बाबा साहब से करती है, वो उसका जो गुस्सा है वो एससी कम्युनिटी पे निकालते हैं। ये बाबा साहब ने जो बराबरी लाई, जो संविधान दिया, मनुस्मृति जलाई, उसका बदला निकालने के लिए मनुवादी मानसिकता शेड्यूल कास्ट के ऊपर भी हमले करती है, तो मुसलमानों के ऊपर और शेड्यूल कास्ट के ऊपर और उसी वजह से शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर भी सबसे ज़्यादा हमले होते हैं। और उसी तरीके से आप देखेंगे तो दूसरी माइनॉरिटीज़ भी हैं, जैसे सिख कम्युनिटी है, उसके ऊपर भी ज़्यादतियाँ होती हैं ज़्यादा, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर भी ज़्यादतियाँ करते हैं मनुवादी। उसी प्रकार से बौद्ध कम्युनिटी के ऊपर भी सबसे ज़्यादा लड़ाई है, बौद्ध कम्युनिटी से भी, क्योंकि वो भी इंसान को इंसान के बराबर कहते हैं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो इसलिए भी मनुवादी व्यवस्था की जो मानसिकता है उसकी बाबा साहब की वजह से बौद्ध धर्म से भी नफरत है। तो ये सब वजहों से पुलिस स्टेट बना के ही करप्शन हो सकती है। अगर जनता प्रोटेस्ट करना पुलिस के डर से बंद कर दे, ऑपोजिशन पार्टीज पुलिस के डर से, झूठे केसों में फंसाए जाने से ऑपोजिशन बंद कर दे, तो यही तो मनुवादी मानसिकता चाहती है। हाँ, तो उनका तो इसके लिए पुलिस का डंडा इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बैंकों में से चोरी की जा सके, ताकि कोरोना वायरस के ऊपर जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसमें से चोरी की जाए, यहाँ तक कि पीपीई किट्स में से भी चोरी की जाए और टेस्टिंग किट्स में भी चोरी की जाए। चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है। तो ये सब कब चलेगा? जब पूरे देश की जनता को, खास तौर पे जो वीकर सेक्शंस हैं, एससी, एसटी, ओबीसीज और माइनॉरिटीज, उन्हें पुलिस के डंडे से डरा के रखा जाएगा। तो इस वजह से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब जुल्म की इंतहा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब जो पुलिस है वो पत्रकारों को भी पीटने लगी है जी, उसी लेवल पे। अब जो पुलिस है वो नॉर्मल बिजनेसमैन से भी लूट खटसोट करने लगी है, क्योंकि ताकत तो आई गई है कि अब मुसलमान और दलित और एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी और दूसरी माइनॉरिटीज़ को पीट रहे हैं, तो जो दूसरे ओबीसी की दुकानदार हैं उनको भी पीटेंगे कि भाई अब मैंने 10 दुकानों से तो हफ्ता ले लिया, ये 11वां जो है ओबीसी वाला ये थोड़ी नानुकर सी कर रहा है, तो उसमें भी डंडा फेरेंगे। तो ये हमारे देश में पुलिस राज स्थापित हो रहा है, जो इससे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल छिन्न भिन्न हो रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जितना ज़्यादा पुलिस राज होता है उतनी ज़्यादा कानून व्यवस्था खराब होती है। क्राइम ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पुलिस की ताकत बढ़ाई जा रही है। आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, जी, किसी स्टेट में जिसमें पुलिस की ताकत बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, क्राइम साथ के साथ बढ़ेगा, क्योंकि पुलिस की ताकत बढ़ती है तो पुलिस की जो गैर कानूनी कार्रवाई करने की ताकत बनती है। अदरवाइज पुलिस अगर कानून के हिसाब से चले तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एकदम सही रहेगा। ये बुनियादी फॉर्मूला है, ये आप किसी भी स्टेट पे अप्लाई करके देख लीजिए। तो ये जो सब चीज़ होती है, फिर पुलिस का डंडा क्यों भांजती है मुसलमानों पे खास तौर पे और दलितों पे? जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई 2019 की, उसमें क्लियर ये लिखा है
देखिए एक अच्छा, तरीका, ट्राइबल की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि ट्राइबल तो दूर स्टेट में वहीं से आई है, लेकिन ज़्यादा वो भी है अपने तनासुब के हिसाब ट्राइबल्स से। के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, वो रिपोर्ट नहीं होती है। हाँ। एनसीआरबी भी कोई अच्छी रिपोर्टिंग नहीं है। नहीं। ये जो एनसीआरबी दिखा रही है, ये भी डाटा फर्ज करने में। एक और जी। खासियत समझ लीजिए मनुवादी मानसिकता की, ये डेटा को खेलने में, जैसे जीडीपी का फॉर्मूला ही बदल दिया। जो आरबीआई के इंटरेस्ट लेने के तरीके हैं, जो रिजर्व तरीके हैं या रेट्रो रेट्स हैं, जो आरबीआई के जो जीडीपी ग्रोथ नापने के तरीके हैं, जो इंटरेस्ट लेने के तरीके हैं और देने के तरीके हैं आरबीआई के, उसके फार्मूला बदल के ये अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको ज़्यादा अच्छा करके दिखाने में मनुवादी व्यवस्था जो है माहिर है। पूरा देश इसी पे तो एक्सपोज हो रहे हैं कि इस पे एक्सपोज भी हो रहे हैं, लेकिन पूरा देश चिल्ला रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। मतलब वो कह रहे हैं जहां ये हो गया कि 25% करीब 25% नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, और वो कह रहे हैं हमारा देश तो विश्व गुरु है, विश्व गुरु हो रहा है। मोर को दाने खिला रहे हैं, वो भी दाने नहीं है सब, वो अनार के दाने खिला रहे हैं। और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो जीडीपी ग्रोथ जो है नेगेटिव में 25%, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर नीचे इस वक्त कोई देश है जी तो हमारा देश भारत है, जो सबसे ज्यादा ऐसा टाइम है ये कि हमें चाइना को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का ये टाइम है जिसमें हम सबसे नीचे आ गए। ये मनुवादी मानसिकता की रिजल्ट है। तो आप समझ लीजिए, तो अब जो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि ये जो एससीज एसटीज और माइनॉरिटीज की जो पिटाई की जाती है पुलिस द्वारा, ये दूसरे लोगों को भी नसीहत होती है। आप खुद देख लीजिए कि अगर एक इलाके में एक बदमाश है, पुलिस तो आजकल बदमाशी की तरह ही काम कर रही है ना, सरकारें भी बदमाशों की तरह काम कर रही हैं और यहाँ तक कि अब तो हमारी कोर्ट्स भी बदमाशों की तरह काम करने लगी हैं। तो कैसे रहते हैं, वो मैसेज देते हैं, एक आदमी का चौराहे पे गोली मार के मर्डर कर दिया, अब पूरा जो ये है आपकी मार्केट है वो सब हफ्ता देना शुरू करेगी। तो पुलिस जो एससी एसटीज और माइनॉरिटीज़ को पिटाई करती है वो इसलिए करती है कि बाकी सब लोग डरें, देखो हम कितने बेरहमी से मारते हैं लोगों को, अगर तुमने पैसे नहीं दिए, तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी यही असर करेंगे। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है जो हमारे देश में मनुवादी व्यवस्था जो है, मनुवादी मानसिकता जो है, वो जो दूसरे लोग हैं जिन्हें ये शूद्र कहना चाहते हैं, जिन्हें ये नीची नज़र से देखते हैं, उन सब के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है पुलिस के डंडे के रूप में। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना मैं समझता हूँ हर एक अम्बेडकरवादी का, जो बाबा साहब को इतना सा भी मानता है, सबसे पहली आवाज़ अगर हमें किसी चीज़ के खिलाफ उठानी चाहिए जो ये पुलिस तंत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पे गुंडा राज है, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो गुंडा राज चला रहे हैं, वो एक गुंडे की तरह काम कर रहे हैं। कानून की तरह जो काम नहीं करेगा, जो कानून के हिसाब से काम नहीं करेगा, वो गुंडा होता है, वो क्रिमिनल होता है। तो आज जो है योगी साहब के राज में पुलिस जो है गुंडों की तरह काम कर रही है, और क्योंकि फाइनल अथॉरिटी उनकी है, चीफ मिनिस्टर वो हैं, तो उनको भी गुंडा कहा जाना कोई गलत नहीं है, अत्योचित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई आपका कि आपने इस बात को बताया कि ये दमनकारी नीति और पुलिस स्टेट बनाने का तरीका है जो सरकार चल ही रही है। वो तो दिखाई दे रहा है कि किस बुरी तरीके से गिरफ्तार होते हैं, लेकिन अभी जुडिशियरी से हमें कुछ उम्मीदें बाकी है। जिस तरीके से कि डॉक्टर कफील से लेके और पिंदरपुर वाले छोड़े जा रहे हैं, आप दिन की पैरवी कर रहे हैं, वो छोड़े जा रहे हैं, कोर्ट से छोड़े जा रहे हैं बगैर, और डांट पड़ रही है कि आपने क्या रिपोर्ट बनाई है, क्या बढ़ी है। तो उससे जुडिशियरी से तो हमें उम्मीद है थोड़ी सी, क्योंकि कुछ जज ऐसे हैं जो कि मनुवादी मानसिकता के नहीं हैं, और वो बहुत ही थोड़े हैं, लेकिन वो काम तो दिखा रहे हैं। नहीं, उनके पास जब केस जाता है तो काम दिखाएंगे ना, केस जाएंगे ही नहीं ऐसी जगह पे, तब क्या होगा। ये भी तो एक व्यवस्था है ना कि केस मार्किंग का, ये तो हमारे वो गोगोई साहब जो अभी रिटायर हुए हैं, अब राज्यसभा के मेंबर बन गए, चीफ जस्टिस से रिटायर हुए हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि कुछ 5-6 वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कब्जे में रखते हैं। तो ये कब्जे में रखना क्या है, जो अभी एक पिटीशन डली थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूँ आपको, बाकी नीचे कोर्टों में तो जो हो रहा है वो उसका ऊपर वाला ही मालिक है। सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डली थी कि अभी के ये जो कुछ लोगों की पिटीशन जो है तुरंत लग जाती हैं, कुछ लोगों की पिटीशन जो है वो लगती नहीं है, वो डाल के बैठे रहते हैं बेचारे। ये क्या हो रहा है हमारे देश में, और इसके बारे में कोई चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर रहा, इसके बारे में कोई जज बिल्कुल देख नहीं रहा। हाँ, अगर सरकार को किसी तरीके से कोई परेशानी आने वाली है, पुलिस को किसी तरीके से कोई परेशानी आने वाली है,
कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस को टाइम पे ख़त्म करनी नहीं चाहिए, इस तरह की जजमेंट्स आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक से आ रही हैं। 90 दिन के बाद भी इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए, ये जजमेंट्स आ रही हैं। 90 दिन की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई फिर भी बेल नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी जजमेंट्स आ रही हैं। तो ये पुलिस राज बनाने के लिए और जो सरकार की गलत नीतियों की भी मदद करने के लिए जो हमारे देश में जजमेंट्स आ रही हैं एक के बाद एक, वो देश का सबसे बड़ा नुकसान कर रही हैं। क्योंकि प्रेस और जुडिशरी और उसके बाद वकील, यही देश में हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो बाबा साहब की व्यवस्था है, उसको लागू कराने के लिए सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। अब आज आप देख लीजिए जुडिशरी का क्या हाल है और जो पुलिस है उसका तो देख ही रहे हैं आप जी। और वकीलों के अंदर भी जो डर पैदा होता जा रहा है, जो मुझे सबसे ज़्यादा डरा रहा है कि आज वकीलों को डराया धमकाया जो जा रहा है और वकीलों में भी डर पैदा हो रहा है। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए, बाबा साहब के सपनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि वकील भी आज थोड़ा थोड़ा डरने लगे हैं। इससे मैं सबसे बड़ा खतरा मानता हूं देश को। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई आपका कि आपने एक चीज़ बताई, उसको बताया। ये पुलिस स्टेट बनती चली जा रही है, जो बाकी होती चली जा रही है कि सुनवाई नहीं है, पेंडिंग में केस है, इतने विचाराधीन कैदी बंद है, क्यों बंद है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे राज क्या है, उस राज को आपने फाश किया। एक चीज़ मैं भूल गया जी साहब, वो है प्रेस। जी, प्रेस 90% 95% प्रेस तो मनुवादी मानसिकता ने लालच दे के खरीद ली है। जी जी, 95% जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, जिसे कोई भी मीडिया कहते रहा, वो मीडिया ही नहीं है ना, वो तो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है और देश के दुश्मन है वो सबसे बड़े, डेमोक्रेसी के दुश्मन है। ये 95% मीडिया अलग निकाल दे, 5% मीडिया बची है जिसको गोली मारी जा रही है, जिन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, जिनको प्रेस वालों को NSA में बंद किया जा रहा है, गुंडा एक्ट में बंद किया जा रहा है यूपी में, उत्तराखंड में, बाकी देश में भी यही हाल है। तो प्रेस की स्वतंत्रता तो पूरी तरीके से एकदम 5% लोग जो हैं जो झंडा लेके खड़े। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं। आप जैसे जो सोशल मीडिया के जो माध्यम से आज सोशल मीडिया की जो ये न्यूज़ एजेंसीज हैं उनको आज ज़्यादा क्यों विश्वसनीयता प्राप्त है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, चाहे वो किसी भी तरह का, मैं ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई भी टीवी चैनल आज ऐसा नहीं है जो उतनी हिम्मत रखता हो सच बोलने की जितना सोशल मीडिया के जो न्यूज़ चैनल हैं हिम्मत रख रहे हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो अच्छे चैनल माने जाते हैं जो, उनमें सच्चाई बयान करने में, और सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं वो जो सच्चाई बयान करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो गोदी मीडिया है, जो बिकी हुई मीडिया है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप कंपेयर कर लीजिए जो अच्छे चैनल माने जाते हैं उनकी रिपोर्टिंग में और आप जैसे माध्यम के जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उनकी रिपोर्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई आपका कि आपने वक्त दिया और कुछ चीज़ों को आपने तफसील से बताया। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले फिर किसी अंक में महमूद भाई के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।